नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, देश में चुनावी मौसम आ चुका है और सारे के सारे जितने भी नीलांबर हैं, नीलांबर से मतलब कि ये जो भेड़िए हैं और अपना रंग बदल बदल कर लोगों के सामने सामने आ रहे हैं और ये दिखा करके हम देश का विकास करेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे, हम लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, ऐसे वादे कर करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। तो इनसे ये पूछिए कि साहब 70 सालों से अब तक हो क्या रहा था। यहाँ अगर वर्तमान पार्टी भी ये कहे कि जी हम तो सिर्फ अभी 10 साल में और बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि देश में किसी भी संसदीय क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना, बिजली पानी देना, स्वास्थ्य की सेवाएं देना, डिस्पेंसरी बनाना, ये आपको कितना समय लगेगा देने में, जबकि आपके पास में पूरा का पूरा बजट होता है। तो कोई कहेगा हद से 5 साल लग जाएंगे, स्कूल कॉलेज बनाने में कितना टाइम लगता है, डिस्पेंसरी बनाने में कितना टाइम लगता है, एक अस्पताल को बनाने में कितना टाइम लगता है। तो हद से कोई कहेगा 10 साल या मैक्सिमम आप मान लीजिए 15 साल में वो लोग उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन आज 70 साल हो गए हैं, तब भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि देश के हालात जिस तरीके से हैं। अगर देश में हम पिछली जनगणना के रिकॉर्ड ही उठाकर देख लें, यानी 2011 की जनगणना के रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो देश में कुल मिलाकर 52% की साक्षरता है, जिसमें कि 39% महिलाओं की साक्षरता है और 65% के करीब पुरुषों की साक्षरता है। और साक्षरता का मतलब यहां पर शिक्षित होना नहीं है, बल्कि यह है कि लोग जो है अंगूठा लगाने से बच गए हैं। जबकि शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में जीने का एक उसको तमीज तहजीब आ जाए, उसको अपने सुख दुख को परखने का एक सलीका आ जाए। हमारे यहाँ पर शिक्षा का ये महत्व नहीं है। साक्षरता हमारे यहाँ पर यह है कि अंगूठा लगाने से आपको बचा लिया गया है, वरना असलियत में देश की हालत इससे भी बहुत ज्यादा खराब है। अब ये सोचिए कि देश में अगर हम लॉकडाउन के बाद में जो वर्तमान सरकार ने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि अगर लॉकडाउन के बाद में हम देखें तो तकरीबन 60 लाख के करीब एमएसएमई जो छोटे और मझोले उद्योग हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और या किसी न किसी तरह की बेरोजगारी से वो प्रभावित हैं। हमारे देश के अंदर इस वक्त में लगभग 11 लाख डॉक्टर्स की इमीडिएटली जरूरत है। इसी तरीके से कम 45 लाख नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ की बहुत जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, वो कुछ भी अंट शंट बोल जाते हैं या उनसे बुलवाया जाता है। कभी कहते हैं हमने इतने एम्स बना दिए, हमने इतने हॉस्पिटल्स बना दिए, जबकि फैक्ट चेकर्स सोशल मीडिया पर भी ये आ रहे हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं बना है, ये सिर्फ हवाई अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। हमको ये बताया जाता है, हमको ये बताया जा रहा है कि देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई है, विश्व में 5वें नंबर पर आ गई है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की हो गई है, विश्व में 5वें नंबर पर आ गई है, लेकिन इसका मतलब क्या है? लोगों को बहकाना, बेवकूफ बनाने का ही शायद इसका मकसद है। और अगर ऐसा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, तो सबसे पहले वो लोग ये बताएं कि हमारा रुपया क्यों गिर रहा है, या बार बार सरकार को रिजर्व बैंक से पैसा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हम इतने ही अमीर होते जा रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ही आगे बढ़ रही है, यानी ये सब बेवकूफ बनाना है। हर पार्टी आप देखिए कुछ ना कुछ अपने वोटर्स को, और ये सभी राज्यों में, पूरे देश में लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। कोई मुफ्त बिजली का प्रलोभन दे रहा है, कोई पानी का, कोई शिक्षा का, कोई स्वास्थ्य का। अरे तो भाई साहब, अगर आप ये काम नहीं करेंगे कि लोगों को रोजगार नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर आप सत्ता में आए क्यों हैं? क्या हमने नेताओं के नाम पर, देश में मंत्रियों के नाम पर या लोकतांत्रिक सरकार के नाम पर हम लोगों ने क्या दलालों को चुना है कि आप पूंजीपतियों के दलाल बनकर रहेंगे? अगर आप स्वास्थ्य नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर करेंगे क्या? इस देश में आप करने के लिए क्या आए हैं? आप मंदिर बनवाएंगे, झगड़े कराएंगे, दंगे कराएंगे, जातिवाद फैलाएंगे,
सांप्रदायवाद फैलाएंगे, लोगों को आपस में लड़वाएंगे, लेकिन उनका हक नहीं देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस वक्त में हमारे देश में लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। इन्हीं चोरों में से आपको चुनना है। ये लोग आपको कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, कभी चंद्रयान के नाम पर, कभी किसी के नाम पर आपको भड़काएंगे। लेकिन इस वक्त में एक जो सभी लोगों को काम करना है वो ये है कि इस वक्त में हमारा देश लोकतांत्रिक सरकार के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत बुरी तरीके से खतरे में आ गया है। वो खतरे में इसलिए आ गया है कि हमारे जो देश में राष्ट्रवाद के नाम पर, सांप्रदायवाद के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस वक्त में जो चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है। हमारे देश के संविधान की लगातार हत्याएं की जा रही है। कभी नया संसद भवन बनाया जाता है तो उसमें सेंगोल रखा जाता है, और कभी हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के साथ में छेड़ाछाड़ी कर दी गई है। आपने देखा होगा कि अशोक जो चक्र है उसके शेर हटाकर ऊपर संसद के लगा दिए गए हैं और चक्र को नीचे लगा दिया गया। उसकी जगह एक नए चक्र को, हम्पी के चक्र को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कुल मिला के वो शेर अलग हो जाएंगे, चक्र अलग हो जाएगा, और जो हमारा देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे देश में जितने भी ये कानून बनाए जा रहे हैं, इनके इस तरीके के, ऐसा लगता है कि एक विकसितता से भरे हुए कदम ये लोग उठा रहे हैं, और ज्यादा ये इनका ध्यान मंदिरों पर और घाटों पर और इस तरह के मतलब अंधविश्वास को फैलाने वाली कामों पर ज्यादा है, ना कि देश के विकास पर। तो ये सोचना ये आपको है कि इस वक्त हर व्यक्ति का, हर युवा का, हर स्त्री का, हर पुरुष का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो इस देश को बचाने के लिए इनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों में ना पड़े, इनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों में ना पड़े। आप बिजली पानी की बात ना करें। आप जैसा कि देख रहे हैं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, हमने स्कूली शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, ये एक इनका हिडन एजेंडा है। ये थोड़ा बहुत स्कूल के क्षेत्र में, स्कूल की शिक्षा के क्षेत्र में ये थोड़ा बहुत इस तरह का सुधार करेंगे ही, क्योंकि इन्हें आने वाले समय में इन बच्चों को, इनको कोरियर बॉय बनाना है, वेटर बनाना है, स्किल लेबर बनाना है। और अगर ऐसी बात है तो फिर कि मिस्टर केजरीवाल अपने जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो बनाए और उसमें रखी जाने वाली फीस कम करें। आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे जो महिला पॉलिटेक्निक थे, वीमेन पॉलिटेक्निक थे, और जिसमें कि 5,000, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये की फीस देकर बहुत सारी लड़कियां, गरीब की, मध्यम परिवार की लड़कियां वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कर लिया करती थी, जो उनके जीवन में बहुत फायदे करते हैं। लेकिन अब उन्हीं कोर्स, उन्हीं यूनिवर्सिटीज को, उन्हीं पॉलिटेक्निक्स का जो नाम बदलकर इन्होंने रख दिया है स्किल यूनिवर्सिटी। अब उसी यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, जहां पर पहले आप 10-15 हजार रुपए में कर लिया करते थे कोर्स, अब वो 1.5 लाख रुपए इसकी फीस ले रहे हैं 1 साल की। कहने को उसको 3 साल का कोर्स कर दिया है, लेकिन फिर भी लाख, 1.25 लाख रुपए फीस हर साल देना गरीब बच्चे के लिए, गरीब परिवार के लोगों के लिए क्या इतना आसान है? नहीं है। तो आप इन चीजों को समझिए। एमसीडी में हजारों जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति होनी है, ये वो नहीं कर रहे हैं। डीटीसी में हजारों लोगों की नियुक्ति होनी है। दिल्ली के स्कूलों में 35,000 से ज्यादा पीजीटी, टीजीटी शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन वो नहीं हो रही है। उसके स्थान पर अब क्या हो रहा है कि उनको, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर इनके अपने लोग हैं। दोस्तों, थोड़ा कहना बहुत समझना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो षड्यंत्र है, हमारे देश के गरीब लोगों को, हमारे पिछड़े लोगों को, गरीब हमारे मूल निवासियों को
बर्बाद करने का और उनको एक पौराणिक स्थिति में लाने का, यानी वो गरीब के गरीब रहें, वो लोगों के घर पे जाएं, मैला ढोएं, झाड़ू पोछा लगाएं, बर्तन मांजें, सड़कें साफ करें, पंचर लगाएं। ये गरीब लोगों को वहां पर ले जाना चाहते हैं, इनका मकसद यही है। लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत कुछ काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं बल्कि देश की बर्बादी में लगे हुए हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सभी पार्टी जितनी भी पार्टी हैं ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, आपस में मिले हुए हैं। ये एक दूसरे के विरोधी होने का नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें चुनाव में सुधारों के लिए बात करनी चाहिए और उन चुनाव में सुधार के लिए सबसे पहले ईवीएम को हटाना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा। हम तभी जाके हम लोग ये मान सकते हैं कि देश में एक सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार चुनकर आई है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है न्यायपालिका का। ऐसे लगता है कि ये लोग अपनी रीढ़ को गवाकर एक मतलब कुकुर की तरह एक सरकार के पीछे अपने पद के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, उनके गुलाम बने हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए कि ऐसा क्या है कि आप जितने भी फैसले देख लीजिए आपको लगेगा कि ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं इन सरकार को, इस वर्तमान सरकार को बनाकर। तो फिलहाल देश में यही जरूरत है कि हम इस देश से इस गैर लोकतांत्रिक सरकार को, इस अराजकतावादी सरकार को, इन अराजकतावादी लोगों को इस देश की सत्ता से बाहर करें, तभी जाकर हम कुछ आगे सोच पाएंगे।